अब यहाँ देखिए आपको स्टार्टिंग में दिया है कि आपको कुछ फीचर्स जो है हमारे इलेक्टोरल सिस्टम के, उनको उन प्रिंसिपल्स के साथ मैच करना है जो वो रिफ्लेक्ट करते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसका मतलब है कोई भी जिसकी एज 18 ईयर या उससे ज़्यादा है उसके पास अधिकार है वो वोट डाल सके। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शंस में क्या है कि रिजर्वेशन जो है हर एक का एससी और एसटीज का जो है सीट्स का एमपी और एमएलए के तौर पे किया गया है। ओपन पॉलिटिकल कंपटीशन, कोई भी जो है वो पार्टी बना सकता है या इलेक्शन लड़ सकता है। और वन वोट वन वैल्यू मीन्स हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की रफली जो है वो सेम पॉपुलेशन होती है। अब आता है इलेक्शन कैंपेन। जो मेन पर्पस है इलेक्शन का वो ये है कि लोगों को चांस देना कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन पाए, गवर्नमेंट को चुन पाए और पॉलिसीज जो है वो ऐसी बने जो वो प्रिफर करते हैं। इसलिए ज़रूरी है एक फ्री और ओपन डिस्कशन कि कौन जो है बेटर रिप्रेजेंटेटिव है, कौन सी पार्टी जो है एक अच्छी गवर्नमेंट बना सकती है और किसकी जो है अच्छी नीति है। यही होता है इलेक्शन कैंपेन के दौरान। हमारी कंट्री में ऐसी कैंपेन जो है लगभग 2 हफ्ते के पीरियड में होती है, जब अनाउंसमेंट होता है फाइनल लिस्ट जो कैंडिडेट्स की होती है उनके बीच में और जो डेट ऑफ पोलिंग है उसके, मतलब जब आपकी लिस्ट अनाउंस हो गई कैंडिडेट की कि ये कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं, पोलिंग डेट ये है, तो उसके बीच में 2 हफ्ते का टाइम होता है आपको कैंपेनिंग करने का अपने इलेक्शंस के लिए। इस पीरियड में जो कैंडिडेट्स हैं वो वोटर्स से कांटेक्ट करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो इलेक्शन मीटिंग्स एड्रेस करते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपने सपोर्टर्स को जुटाते हैं। इस दौरान जो न्यूज़पेपर्स हैं, टेलीविजन न्यूज़ हैं, वो पूरी तरीके से इलेक्शन से भरी होती है, उसी से रिलेटेड स्टोरीज, उसी से रिलेटेड ही डिबेट्स या बहस होती है। आपने अभी देखा होगा हाल ही में बिहार का जो इलेक्शन हुआ है, इसमें आपको जब तक इलेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो गए, वोटिंग नहीं हो गई, रिजल्ट नहीं आ गया, तब तक आपको किसी भी न्यूज़पेपर को देख लें, किसी भी आप टीवी में चैनल देख लें, न्यूज़ चैनल, सब जगह इलेक्शन की ही न्यूज़ दिखाई देती है। पर ये जो इलेक्शन कैंपेन है ये ऐसा नहीं है सिर्फ 2 वीक्स तक ही सीमित है। पॉलिटिकल पार्टीज इसकी प्रिपरेशन जो है महीनों पहले शुरू कर देती हैं, इलेक्शंस होने की एक्चुअल डेट के बहुत पहले से इसके बारे में तैयारियां शुरू कर देती हैं। अगेन अब आती है एक्टिविटी कि आप जो इलेक्शन कैंपेन था आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लास्ट लोकसभा के वो कैसे हुए। आपको लिस्ट बनानी है कैंडिडेट्स और पार्टीज जो है उन्होंने क्या कहा और किया। इलेक्शन कैंपेन में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मेनली फोकस करती हैं पब्लिक अटेंशन, जो खास तौर से बड़े बड़े मुद्दों को लेकर होती है उसके ऊपर। वो चाहती है पब्लिक जो है अट्रैक्ट हो उस मुद्दे के लिए और उनको जो है उसी के आधार पर वोट मिले। अब ऐसे ही कुछ सक्सेसफुल स्लोगन्स देखते हैं जो कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने दिए कई सारे इलेक्शंस में। जैसे कांग्रेस पार्टी जिसको लीड कर रही थी इंदिरा गांधी, उन्होंने स्लोगन दिया गरीबी हटाओ। यह था 1971 के इलेक्शंस में। पार्टी ने प्रॉमिस किया कि सारी की सारी जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो इस तरीके से जो है दोबारा से उनको सही से नीति तैयार करी जाएंगी ताकि कंट्री से पॉवर्टी बिल्कुल खत्म हो जाए। फिर आया जनता पार्टी, इन्होंने जो है जो नारा दिया वो था सेव डेमोक्रेसी। तब लीडरशिप थी जयप्रकाश नारायण की और ये हुआ 1977 में। पार्टी ने जो है प्रॉमिस किया कि जो भी एक्सेस कमिट करी गई इमरजेंसी के दौरान उसको जो है ये लोग दोबारा से अंडू कर देंगे और सिविल लिबर्टीज जो एक नॉर्मल छूट है वो उसको रिस्टोर कर देंगे। लेफ्ट फ्रंट ने जो है इस्तेमाल किया नारा लैंड टू द टिलर। ये हुआ वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल की जो असेंबली इलेक्शंस थे उसमें हुआ 1977 में। प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुस, ये नारा दिया गया एनटी रामाराव के द्वारा जो लीडर थे तेलुगु देशम पार्टी के आंध्र प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस में 1983 में। तो डेमोक्रेसी में सबसे बेस्ट होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को फ्री छोड़ दिया जाए ताकि वो अपने इलेक्शन कैंपेन्स को कंडक्ट कर सके उस तरीके से जिससे वो जैसा वो खुद चाहते हैं। पर कई बार ज़रूरी भी हो जाता है रेगुलेट करना इन कैंपेन्स को ताकि इंश्योर किया जा सके कि हर पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट को एक फेयर और इक्वल चांस मिल रहा है compete करने के लिए। जो हमारी इलेक्शन लॉ है उसके अकॉर्डिंग कोई भी पार्टी जो है या कैंडिडेट किसी भी वोटर को ब्राइब या थ्रेटन नहीं कर सकता, ना उसको रिश्वत दे सकता है, ना उसको धमकी दे सकता है, ना उसके साथ अपील कर सकता है कास्ट या रिलीजन के नाम पर।
कोई भी गवर्नमेंट सोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करेगा इलेक्शन कैंपेन के लिए। 25 लाख रुपए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोकसभा इलेक्शन के लिए या 10 लाख रुपए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में असेंबली इलेक्शन के, उससे ज़्यादा नहीं खर्च कर सकता। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका जो इलेक्शन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा, भले ही उन्होंने जो है वो चुन ही क्यों ना लिए गए। जो लॉज हैं उनके साथ साथ सारी पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी कंट्री है उनको एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है इलेक्शन कैंपेन्स का, वो उसको एग्री करेंगे। उसके अकॉर्डिंग कोई भी पार्टी जो है नहीं यूज कर सकती कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए। ना गवर्नमेंट व्हीकल्स यूज करी जाएंगी एयरक्राफ्ट से ऑफिशियल्स इलेक्शन के लिए। एक बार इलेक्शंस अनाउंस हो गए तो मिनिस्टर जो है कोई भी जो कहते हैं ना नींव रखी जाए किसी प्रोजेक्ट की, वो नहीं कर सकते। कोई बड़े बड़े पॉलिसी डिसीजंस नहीं लेंगे और ना ही आप प्रॉमिसेस करेंगे कि वो जो है पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे जिस टाइम पे इलेक्शंस ऑलरेडी अनाउंस हो गए हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक पूरा आपको वो दिखाया गया है, पोस्टर दिखाया गया है। वीवीपैट वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल, क्योंकि जो देखते हो वही उसी पे ही विश्वास करो। ये जो वीवीपैट है ये एक ऐसी मशीन है जो आपको अलाउ करती है कि आप प्रिंटेड स्लिप्स जो है 7 सेकंड के लिए देख सके, जिसमें आपको सीरियल नंबर, नेम और सिंबल आपके जो चुने हुए कैंडिडेट हैं उनका दिखेगा। ये आपको अलाउ करती है, वेरीफाई करती है, कंफर्म करती है कि जो आपने वोट डाला है वो उसी को गया है जो आपकी चॉइस का था। पोलिंग और काउंटिंग वोट्स की फाइनल स्टेज जो इलेक्शन की है वो है वो दिन जिस दिन वोटर्स जो है अपना वोट डालते हैं। इस डे को हम जनरली इलेक्शन डे कहते हैं। हर पर्सन जिसका नाम है वोटर लिस्ट पे वो जा सकता है पास के पोलिंग बूथ में, जो कि आइदर वहीं के लोकल स्कूल या गवर्नमेंट ऑफिस में होता है। एक बार वोटर बूथ के अंदर चला गया तो इलेक्शन ऑफिसर्स जो है उसको पहचानते हैं, उसकी फिंगर पर मार्क लगाते हैं और अलाउ करते हैं उसे कि अब आप जाके वोट डाल दें। हर एक कैंडिडेट का एक एजेंट जो है वो अंदर बैठा रहता है पोलिंग बूथ के, इंश्योर करता है कि वोटिंग जो है वो सही तरीके से हो रही है। अब यहाँ एक चीज पूछिए कि क्या जो इलेक्शंस हैं वो कंट्री के लिए बहुत ज्यादा महंगे होते हैं? हाँ, एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी जो है वो स्पेंड होता है इलेक्शंस को कराने में। गवर्नमेंट लगभग 3500 करोड़ रुपीस खर्च करती है लोकसभा इलेक्शन को कराने के लिए। ये ऐसा जो हुआ था वो 2014 में हुआ था। लगभग 40 रुपीज पर पर्सन जो है वोटर लिस्ट पे आता है। ये जो अमाउंट स्पेंड किया जाता है पार्टीज और कैंडिडेट्स का, ये कहीं ज्यादा था जितना गवर्नमेंट स्पेंड करती है। रफली कहा जाए तो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट बनाती है, पार्टीज या कैंडिडेट्स बनाते हैं, वो 30,000 करोड़ होता है या 500 रुपए पर वोटर आता है। कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो एक बोझ होते हैं हमारे लोगों पे, और हमारी जो कंट्री है वो इतनी पुअर है कि वो इलेक्शंस नहीं करा सकती हर 5 साल के बाद। अब इस एक्सपेंडिचर को कंपेयर करते हैं कुछ और फिगर्स के साथ। 2005 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो 6 न्यूक्लियर सबमरीन खरीदेगी फ्रांस से। हर सबमरीन की कॉस्ट थी 3,000 करोड़ रुपए। दिल्ली ने होस्ट करे कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में, जो एस्टिमेट कॉस्ट था इसका वो लगभग 20,000 करोड़ था। अब आप देख लो क्या इलेक्शन बहुत एक्सपेंसिव है, ये आप डिसाइड करो। अब देखते हैं इलेक्शन रिजल्ट गुलबर्ग के। हम जो है अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं गुलबर्ग के। 2014 में टोटल 8 कैंडिडेट्स जो है उन्होंने इलेक्शन में लड़े उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से। जो एलिजिबल वोटर्स थे यहाँ पर वो थे 17.21 लाख, जिसमें से 9.98 लाख वोटर्स ने अपना वोट डाला। जो कैंडिडेट थे कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको 5.07 लाख वोट्स मिले। ये लगभग 50.82% थे टोटल वोट्स जो डाले गए उसमें से। पर अब इनको जो है सबसे ज्यादा वोट्स मिले थे बाकी और किसी से, तो इनको जो है एमपी डिक्लेयर कर दिया गया गुलबर्ग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। अब यहाँ आप देख सकते हैं इलेक्शन रिजल्ट जो गुलबर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी का निकला लोकसभा के इलेक्शन से 2014 में। यहाँ सबके कैंडिडेट्स के नाम दिए गए हैं। डीजी सागर मल्लिकार्जुन खड़गे, डैनी महादेव बी, रेवनु नायक बेलगमागी, बीटी ललिता नायक, एसएम शर्मा, शंकर जादव, रामू और नन ऑफ द अबव। पार्टीज हर एक की जो है उनके नाम दिए गए हैं। वोट्स कितने डाले गए वो दिखाया गया है और परसेंटेज ऑफ वोट कितना रहा। तो इसमें जो है अब आपको ये बताना है कि
परसेंटेज ऑफ वोटर्स क्या थी जिन्होंने एक्चुअली अपने वोट्स डाले, इलेक्शन को जीतने के लिए क्या जरूरी है एक पर्सन को सिक्योर करना आधे से ज्यादा वोट्स जो डाले गए उसमें से, ये आपको बताने हैं। पहले क्या होता था, वोटर्स जो है इंडिकेट करते थे कि वो किसको वोट डालना चाहते हैं, तो वो उसके लिए वो बैलेट पेपर पे स्टैंप कर लगाते थे। बैलेट पेपर जो एक ऐसी शीट थी पेपर की जिसमें सारे जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनके नाम लिखे रहते थे, साथ ही साथ पार्टी का नेम और सिंबल लगा होता था। अब आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ गई हैं जो वोट्स को रिकॉर्ड करती हैं। ये जो मशीन्स हैं ये क्या करती हैं, कैंडिडेट का नाम दिखाती है और पार्टी के सिंबल। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है उनका भी अपना सिंबल होता है जो कि इलेक्शन कमीशन उन्हें अलॉट करता है। सारे वोटर्स को करना क्या होता है, बटन को प्रेस करना होता है जिस भी कैंडिडेट का नाम है उसके अगेंस्ट। तो जो जिसको भी वो वोट डालना चाहते हैं उसके सामने जो उसका नाम लिखा होता है उसका बटन दबा दें। एक बार पोलिंग खत्म हो गई, सारी ईवीएम सील हो जाती हैं और एक सिक्योर जगह पे ले जाई जाती है। कुछ दिनों के बाद फिक्स डेट पे सारी ईवीएम्स जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी से खोली जाती हैं और वोट्स जो हर एक कैंडिडेट ने सिक्योर किए हैं उनकी काउंटिंग होती है। एजेंट्स जो सारे कैंडिडेट्स के हैं वो वहां प्रेजेंट रहते हैं इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि काउंटिंग सही से हो रही है। कैंडिडेट जो सिक्योर करते हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो चुने हुए जो है डिक्लेयर किए जाते हैं। जनरल इलेक्शन में जो काउंटिंग होती है वोट्स की वो सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सेम समय पे सेम दिन होती है। टेलीविजन चैनल्स, रेडियोज, न्यूज़पेपर्स सब लोग इस रिपोर्ट जो इवेंट है उसको रिपोर्ट दिखाते हैं उसकी। कुछ घंटे में काउंटिंग के सारे रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाते हैं और क्लियर हो जाता है कि कौन अगली गवर्नमेंट बना रहा है। यहाँ आपको आइडेंटिफाई करना है फेयर और अनफेयर इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस कैसे होती हैं। देखिए, पहला दिया है जो मिनिस्टर हैं अगर वो फ्लैग करते हैं एक नई ट्रेन को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक वीक बिफोर पोलिंग डे, तो क्या ये फेयर है या अनफेयर? इसे हम फेयर कह सकते हैं क्योंकि एक ऑफिशियल तौर पे गवर्नमेंट ड्यूटी है। अब कहने को इन्होंने बिल्कुल इलेक्शंस के पास करी है तो इसको क्रिटिसाइज तो किया जा सकता है, पर लीगली अनफेयर नहीं मान सकते जब तक ये मोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट नहीं करती। दूसरा है कि एक कैंडिडेट प्रॉमिस करता है कि वो जो है नई ट्रेन देगा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को अगर उसे चुन लिया गया, तो ये भी फेयर कह सकते हैं क्योंकि इलेक्शन प्रॉमिसेस जो है वो अलाउ होते हैं जब तक कि वो ब्राइब ना हो। तीसरा है सपोर्टर्स जो कैंडिडेट्स के हैं वो वोटर्स को टेम्पल ले जाते हैं, उनको ओथ कराते हैं कि वो जो है उनके लिए ही वोट डालेंगे। ये अनफेयर है क्योंकि रिलीजियस प्रेशर डालना या फोर्स करना वोटर को कि ओथ ले वो, तो ये जो है आप एक तरह से फ्री चॉइस को वायलेट कर रहे हैं। फाइनली फोर्थ है कि जो सपोर्टर्स है कैंडिडेट के वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ब्लैंकेट स्लम में बदले में उनको कि वो जो है उनके लिए वोट करेंगे, उसका वो प्रॉमिस करें। तो ये भी जो है अनफेयर माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर आप वोटर्स को ब्राइब कर रहे हैं गिफ्ट्स, मनी या गुड्स के साथ, जो कि पूरी तरह से इलीगल है। हमारा अगला टॉपिक है कि इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक कौन बनाता है। बहुत सारे अनफेयर प्रैक्टिसेस के बारे में हम लोगों ने सुना है जो इलेक्शंस में ज़्यादातर होते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स देखें या टेलीविजन में देखें तो आपको ऐसे एलिगेशंस बहुत सारे मिलेंगे। ज़्यादातर जो रिपोर्ट होती है वो किस बारे में होती है कि जो वोटर लिस्ट में है उसमें जेन्युइन नेम्स जो हैं उनको तो छोड़ दिया गया, फॉल्स नेम्स इंक्लूड कर लिए गए। जो रूलिंग पार्टी होती है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, गवर्नमेंट फैसिलिटीज हो, उनका मिसयूज कर रही है। बहुत ज़्यादा पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है रिच कैंडिडेट्स और बिग पार्टीज के द्वारा। वोटर्स को डराया धमकाया जा रहा है। पोलिंग डे के दिन जो है आपका बूथ कैप्चरिंग वगैरह के जो है ये सब चल रही हैं। तो इस तरह की रिपोर्ट जो है मैल प्रैक्टिसेस की आपको बहुत मिलती हैं। बहुत सी रिपोर्ट्स में ऐसी हैं जो करेक्ट भी होती हैं। जब भी हम ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, पर ऐसा कोई स्केल नहीं है जो पर्पस जो इलेक्शंस का है उसको हरा सके। यहीं पर आता है एक बेसिक क्वेश्चन कि क्या एक पार्टी जो है इलेक्शन जीत सकती है, पावर में आ सकती है, इसलिए नहीं कि उसके पास पॉपुलर सपोर्ट है, बल्कि इस तरह से जो इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस करी उसने अनफेयर मीन्स के माध्यम से वो जो है जीत गई है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब अलग अलग जो पहलू हैं हमारे इस क्वेश्चन के उसको देखते हैं। सबसे पहले आता है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। एक सिंपल वे जो चेक करने का कि इलेक्शंस फेयर हैं या नहीं वो ये देखना होगा कि पहले इलेक्शंस करा कौन रहा है।
क्या वो इंडिपेंडेंट है गवर्नमेंट से, या जो गवर्नमेंट है या रूलिंग पार्टी है उनके ऊपर प्रभाव डाल सकती है, उनको दबाव डाल सकती है। क्या उनके पास इतनी पावर्स हैं कि वो फ्री और फेयर इलेक्शंस करा पाए, क्या वो एक्चुअल में इन पावर्स को यूज करते हैं। तो जो आंसर है इन क्वेश्चंस का वो हमारी कंट्री के लिए बहुत पॉजिटिव है। हमारी कंट्री में जो इलेक्शंस कराए जाते हैं वो एक इंडिपेंडेंट और बहुत ही पावरफुल इलेक्शन कमीशन करवाती है। सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस मिलती है उसे जैसी जुडिशरी को मिलती है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सीईसी, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इंडिया के, पर एक बार अपॉइंट होने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ना तो उनकी जवाबदेही प्रेसिडेंट के प्रति है ना गवर्नमेंट के। अगर रूलिंग पार्टी जो है या गवर्नमेंट जो है नहीं लाई उनको पसंद करती है जो कमीशन कर रहा है, तब भी जो है आप सीईसी को नहीं हटा सकते। बहुत ही ऐसे कम इलेक्शन कमीशन हैं दुनिया में जिनके पास इतनी सारी पावर्स होंगी जैसे कि इंडियन इलेक्शन कमीशन के पास। अब इलेक्शन कमीशन क्या लेता है डिसीजंस, हर पहलू पे जो भी कंडक्ट करवाता है, कंट्रोल होता है इलेक्शंस का। जिस दिन से इलेक्शन अनाउंस होते हैं उस दिन से लेके जिस तक जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं हो जाता, तब तक जो है सारे इलेक्शन कमीशन डिसीजंस लेता है। ये लागू करता है कोड ऑफ कंडक्ट और पनिश करता है किसी भी कैंडिडेट या पार्टी को जो उसको वायलेट करती है। इलेक्शन पीरियड के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑर्डर कर सकता है गवर्नमेंट को कि आप जो है कुछ गाइडलाइंस फॉलो करिए, मिसयूज और यूज गवर्नमेंटल पावर का वो रोकिए। जो करे जाते हैं कि भाई अपने इलेक्शंस को जीत ले हम, बढ़ाने के लिए उसको करे जाते हैं, या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो है आप ट्रांसफर कर दें, ये सब आपको रोकना होगा। जब आप इलेक्शन ड्यूटी पे हैं तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो उस वक्त काम कर रहे हैं वो अंडर कंट्रोल में होते हैं इलेक्शन कमीशन के, ना कि गवर्नमेंट के। पिछले 25 सालों में देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन जो है अब वो अपनी सारी पावर्स जो है उनको एक्सरसाइज भी कर रहा है और बढ़ा भी रहा है। अब बहुत कॉमन है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गवर्नमेंट को रेप्रीमेंड कर दे, या जो भी क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन है उनके कमी के कारण उनको रेप्रीमेंड कर सकता है। यहाँ रेप्रीमेंड का मतलब होता है डिसअप्रूव। जब इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल्स जो हैं वो इस ओपिनियन पे होते हैं कि जो पोलिंग थी वो फेयर नहीं थी किसी बूथ पर या पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो यहाँ पर इनको वो लोग जो है रीपोलिंग के ऑर्डर दे सकते हैं। रूलिंग पार्टीज हो सकता है नापसंद करती हो जो इलेक्शन कमीशन करता है, पर तब भी उनको मानना पड़ता है। ये पॉसिबल नहीं हो पाता अगर इतना इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ का इंडिपेंडेंट और पावरफुल नहीं होता। अब यहाँ दिया हुआ है रीड दीज हेडलाइंस केयरफुली, और फिर आपको बताना है कौन सी पावर जो है वो इलेक्शन कमीशन यूज करता है हर इंस्टेंस में फ्री और फेयर इलेक्शंस कराने के लिए। पहला है कि इलेक्शन कमीशन इशू करता है नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूटिंग 14th लोकसभा। इसमें जो पावर यूज करी वो है कंडक्ट करने की और सुपरवाइज करने की इलेक्शंस को। इलेक्शन कमीशन ऑफिशियली स्टार्ट करता है इलेक्शन प्रोसेस नोटिफिकेशंस को इशू करके। दूसरा है इलेक्शन कमीशन टाइट करता है नॉर्म्स सारे जो पोलिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्शन में स्पेंडिंग होगी उसके ऊपर कंट्रोल रहे, उसको वो वाली पावर यूज करता है। वो लिमिट सेट कर सकता है, रूल्स बना सकता है ताकि पैसे का मिसयूज ना हो इलेक्शंस में। तीसरा है इलेक्शन कमीशन जो है वो दोबारा गुजरात विजिट करता है, रिव्यू करता है पोल अरेंजमेंट्स को। यहाँ पे पावर उसने जो यूज करी वो है सुपरविजन और मॉनिटरिंग की इलेक्शन अरेंजमेंट की। ये चेक करते हैं कि अगर वोटिंग बूथ, सिक्योरिटी ऑफिसर्स सब प्रॉपर्ली अरेंज हुए हैं कि नहीं। फिर है चौथा, जो हाई कोर्ट है वो पूछता है इलेक्शन कमीशन से कि आप जो है बार कर दीजिए जो क्रिमिनल नेता हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन की पावर होती है वो ये होती है कि जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो उनको चेक करें और फेयर कैंडिडेट्स को जो है इंश्योर करें कि वही इसमें पार्टिसिपेट करें। यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है वो रिजेक्ट कर सकता है नॉमिनेशंस अगर लीगल रूल्स जो है वायलेट किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो शूट डाउन करता है एचएम एडवाइस जो पोल रिफॉर्म्स पर होते हैं। इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट से है, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन अपनी वो वाली पावर यूज करता है, वो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को नहीं फॉलो करता है, इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है। अब जैसे फोटो आई कार्ड जो है वो मैंडेटरी नहीं थे बिहार पोल्स में, तो यहाँ पर उसकी ये पावर थी इलेक्शन कमीशन की कि वो डिसाइड करे आइडेंटिफिकेशन रूल्स वोटर्स के लिए क्या होंगे, कि कैसे जो है वोटर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा वोटिंग के दौरान।
इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट करता है नए हरियाणा डीजीपी। यहाँ पर जो भी पावर्स रिगार्डिंग ट्रांसफर या अपॉइंटमेंट है इलेक्शन रिलेटेड ऑफिसर्स की, उन वाली पावर को यूज कर रहा है। वो अप्रूव कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, पुलिस हो, एडमिन ऑफिसर हो, ताकि न्यूट्रलिटी जो है उसको इंश्योर किया जा सके। फिर आता है इलेक्शन कमीशन जो है वो पावर अपनी यूज करता है सेंसर करने के लिए पॉलिटिकल एक्ट्स। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है अपनी पावर यहाँ पर यूज करता है कैंपेनिंग जो भी कंटेंट्स हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको रेगुलेट करने के लिए। वो चेक करता है कि पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो पूरी तरह से फेयर प्ले रूल्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग चले या दिखाए जाए। फिर इलेक्शन कमीशन कहता है कि कोई भी इमीडिएट प्लान नहीं होना चाहिए बैन करने का एग्जिट पोल्स। यहाँ पर उसकी जो पावर यूज होती है वो है कि कैंपेन की जो टाइमिंग है या इलेक्शन का जो साइलेंस पीरियड है उसको कंट्रोल करना। वो ये डिसाइड करता है कि जो भी रूल्स रिलेटेड टू एग्जिट पोल्स हैं या जो इनके इम्पैक्ट है कैंडिडेट्स पर वो क्या होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया रीपोल 398 जो और बूथ थे उन पे। क्या है यहाँ पर पावर? मतलब जो ऑर्डर है उसको करने की, री इलेक्शन जो है वो करवाने की पावर है। अगर बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, वायलेंस हो जाता है, इरेगुलरिटीज होती हैं, तो इलेक्शन कमीशन कैंसिल कर सकता है वोट को और फ्रेश पोल ऑर्डर करा सकता है। इलेक्शन कमीशन टू कीप क्लोजर आई हिडन पोल कॉस्ट पे मॉनिटर करना इलेक्शन का जो एक्सपेंडिचर है, वो इंश्योर करता है कि कैंडिडेट जो है कोई भी अपने जो एक्सपेंसेस हैं या जो एक्सीड लिमिट्स हैं उनको किसी भी तरीके से हाइड ना करे। तो यहाँ पे ये पावर्स हैं जो इलेक्शन कमीशन अपनी यूज करते हैं। अब देखते हैं पॉपुलर पार्टिसिपेशन। एक और वे जो है चेक करने का क्वालिटी की इलेक्शन प्रोसेस की कि जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट उसके अंदर करें जोश के साथ। अगर इलेक्शन प्रोसेस फ्री और फेयर नहीं होगा तो लोग जो है फिर इस जो एक्सरसाइज है उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। अब आप यहाँ पर ये चार्ट्स पढ़िए और कंक्लूजन निकालिए कैसे इंडिया का पार्टिसिपेशन होता है। वोटर टर्नआउट जो इंडिया और यूके में हुआ, आप देख सकते हैं पर्पल लाइन यूके की है और ब्लू लाइन इंडिया की है। 1991 से 2015 तक जो लोगों का पार्टिसिपेशन है इलेक्शन में वो जनरली मेजर किया जाता है वोटर टर्नआउट फिगर से। टर्नआउट मतलब कि वो जो इंडिकेट करता है कि परसेंट कितना एलिजिबल वोटर्स का था जिन्होंने अपने वोट को डाला। पिछले 50 सालों में जो टर्नआउट यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में था वो कम हुआ है। इंडिया में ये टर्नआउट जो है आइदर स्टेबल था या एक्चुअल में जो है राइज किया है। इंडिया में जो गरीब होते हैं, बिना पढ़े लिखे होते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, उन लोगों के जो वोट हैं वो ज्यादा संख्या में होते हैं बजाय रिच और जो प्रिविलेज क्लास सेक्शंस होते हैं। मतलब जिन लोगों को बहुत ज्यादा जो रिच हैं, जिनको सारी सहूलियतें मिल रही हैं, वो कम आते हैं वोट डालने में, बजाय गरीब, बिना पढ़े लिखे, जिनको कुछ नहीं मिलती फैसिलिटी, वो सबसे ज्यादा वोट डालते हैं। अब यही जो है आप देख सकते हैं कंट्रास्ट वेस्टर्न डेमोक्रेसी के साथ। अब जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वहाँ जो गरीब लोग हैं, अफ्रीकन अमेरिकन हैं, हिस्पैनिक्स वोट हैं, वो बहुत कम है रिच और वाइट पीपल के मुकाबले, जबकि इंडिया में वो सबसे ज्यादा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप वोटर टर्नआउट सोशल ग्रुप्स का दिखाया गया है इंडिया और यूएस में 2004 का। यहाँ पर अपर कास्ट 56 है, जबकि ओबीसी 58, एससी 60 और एसटी 61। यही इनके यहाँ वाइट 60, ब्लैक 56, हिस्पैनिक 28। जो कॉमन पीपल है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इलेक्शंस को। उनको लगता है कि इलेक्शंस के थ्रू वो जो है प्रेशर डाल सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज पे कि वो ऐसी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को अपनाए जो उनके लिए फेवरेबल हो। उनको ऐसा लगता है कि उनका जो वोट है वो मैटर करता है चीज़ों को जिस तरह से कंट्री में रन कर रही हैं उसके लिए। अब यहाँ देखिए आप दिया हुआ है कि क्या आपका वोट जो है वो डिफरेंस ला सकता है। 67% का जो है कहते हैं हाँ इफेक्ट आता है इसका, 18% कोई इफेक्ट नहीं है और 15% कहते हैं हमें नहीं पता। ये एक तरीके का नेशनल इलेक्शन स्टडी है 2004 की। फोर्थ है कि जो इंटरेस्ट है वोटर्स का इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज में वो इन कुछ सालों में बढ़ा है। 2004 के इलेक्शंस में 1/3 से ज्यादा वोटर्स जो हैं उन्होंने हिस्सा लिया था कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज में। आधे से ज्यादा लोग जो है अपने आप को पहचान रहे थे कि वो जो है किसी ना किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है।
तो 7 वोटर्स अगर देखे जाएं, उसमें से हर एक मेंबर जो होगा, मतलब 7 मेंबर से एक मेंबर ऐसा होगा जो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होगा। अब यहाँ देखिए, जिन्होंने हिस्सा लिया किसी भी इलेक्शन में, जो रिलेटेड एक्टिविटी हुई इंडिया के अंदर, 1996 8, 98 में 13, 99 में 21 और 2004 में 32। अब ये एक्टिविटी दी है कि आपको पूछना है एलिजिबल वोटर्स जो हैं आपकी फैमिली में, उनसे कि क्या वो वोट किया था उन्होंने पिछले इलेक्शन में, जो लोकसभा के हुए थे या स्टेट असेंबली के। अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, अगर किया तो पूछिए किस पार्टी या कैंडिडेट को उन्होंने वोट किया और क्यों। ये भी साथ में पता करना है कि क्या उन्होंने पार्टिसिपेट किया था किसी और इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी में, जैसे इलेक्शन मीटिंग या रैली को अटेंड किया हो। एक्सेप्टेंस क्या होती है इलेक्शन आउटकम की? एक जो फाइनल टेस्ट होता है फ्री और फेयरनेस ऑफ इलेक्शंस का, उसकी एक अपनी, जैसे कहती ना, अपने आप में वो एक आउटकम है। अगर इलेक्शंस फ्री और फेयर नहीं होते तो आउटकम हमेशा जो है पावरफुल को फेवर करता। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो रूलिंग पार्टीज है वो कभी इलेक्शंस हारती ही नहीं। जनरली जो लूजिंग पार्टी है वो जो है एक्सेप्ट नहीं करती है जो आउटकम आया है, उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आया है या जो इलेक्शंस हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं धांधली हुई है। जो आउटकम है इंडिया के इलेक्शंस का वो अपने आप में बोलता है। जो रूलिंग पार्टीज है वो ज़्यादातर इलेक्शंस हार जाती हैं स्टेट और नेशनल लेवल पे। ऐसा हमेशा से हुआ है। जो भी आप देखेंगे पिछले 25 सालों में, अगर 3 में से 2 इलेक्शंस अगर आप देखें तो जो रूलिंग पार्टी है वो हमेशा हारी है। यूएस में क्या होता है, इनकम्बेंट या जो सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बहुत कम होता है कि वो इलेक्शंस हारते हैं। इंडिया में आधे से ज़्यादा सिटिंग एमपीज या एमएलएज इलेक्शन हार जाते हैं। कैंडिडेट्स जिनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया है वोट्स खरीदने में, या जिन्होंने किनके क्रिमिनल कनेक्शंस हैं, वो इलेक्शंस जनरली हार जाते हैं। कुछ छुटपुट इलेक्शंस छोड़ दें अगर डिस्प्यूटेड जो रहे हैं, ज़्यादातर जो इलेक्टोरल काउंट आउटकम होता है उसे लोगों का जनादेश मान लिया जाता है, और फिर जो पार्टी हारती है वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है कि ऐसा जो है लोगों का जनादेश। अब देखते हैं चैलेंजेस क्या है फ्री और फेयर इलेक्शंस के। इन सब से हम एक सिंपल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इंडिया में जो इलेक्शंस हैं वो फ्री और फेयर हैं। जो पार्टी इलेक्शंस जीतती है, गवर्नमेंट बनाती है, वो इसीलिए बना पाती है क्योंकि लोगों ने उसके विरोधियों के ऊपर उसे चुना है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जरूरी नहीं है ऐसा ही होता हो। कुछ कैंडिडेट जो है वो पूरी तरह से जीत जाते हैं मनी पावर और अनफेयर मीन्स के आधार पर जो ओवरऑल वर्डिक्ट होता है जनरल इलेक्शंस का, वो तब भी पॉपुलर प्रेफरेंस को ही दर्शाता है। बहुत कम ऐसे एक्सेप्शंस हैं अब तक का जो राज हुआ है हमारे पिछले 60 सालों में हमारी कंट्री के अंदर। इसीलिए जो इंडियन इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेटिक माने जाते हैं, या यही इनको डेमोक्रेटिक बनाता है। अब अगर थोड़ा सा और गहराई में जाए तो हो सकता है पिक्चर जो है थोड़ी अलग हो जाए। क्या जो पीपल की प्रेफरेंस होती है वो सही मायने में रियल नॉलेज पर आधारित होती है? क्या वोटर्स को सही चॉइस मिल रही है? जो इलेक्शंस हैं वो सबके लिए क्या बराबर होते हैं? एक ऑर्डिनरी जो सिटीजन है वो उम्मीद कर सकता है कि वो इलेक्शंस जीत पाएगा? इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत सारी लिमिटेशंस और चैलेंजेस जो हैं इंडियन इलेक्शंस के हमारे ध्यान को एक तरह से आकर्षित करते हैं। अब उसमें क्या क्या है, पहले उससे पहले एक कार्टून देख लें। यहाँ पे दिया है कि एक लीडर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर आ रहे हैं। वहां ये कह रहे हैं कि क्या कहने की जरूरत थी कि हमने अपने योग्य और जीतने वाले रिश्तेदारों को ही टिकट दिया है। तो इसमें क्या मतलब हुआ? क्या आपको लगता है जो फैमिली पॉलिटिक्स है वो खाली सीमित है कुछ स्टेट्स या पार्टीज तक? फिर एक और कार्टून दिया हुआ है यहाँ पे, ये टाइटल है इलेक्टोरल कैंपेन्स। ये कार्टून जो है लैटिन अमेरिकन कंटेक्स्ट में ड्रॉ किया गया था। क्या ये अप्लाई होता है इंडिया या और जो डेमोक्रेसीज है वर्ल्ड में उनके ऊपर? अब ये जो कार्टून दी गई है ये एक्यूरेट पिक्चर है कि वोटर के साथ क्या होता है पहले और इलेक्शंस के बाद में। अभी आज की डेट में इस आम आदमी की इतनी ज्यादा वैल्यू है क्योंकि इसे वोट डालना है। एक वोट की उसकी इतनी ज्यादा कीमत है कि हर आदमी उसके आगे झुक रहा है कि तुम हमें वोट देना। पर जब इसी आदमी ने वोट को देकर एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया तो कल के दिन उसकी हालत ये हो गई कि वो जो है कहीं उसकी पूछ ही नहीं है, वो कितना छोटा है उनके आगे।
मतलब उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो ये जो चीज़ है ये एक व्यंग तरीके का दिखाया गया है जो इलेक्शंस में होता है। कैंडिडेट्स और पार्टीज जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, हो सकता है वो श्योर ना हो कि उनकी जीत होगी, पर हाँ वो बहुत सारे बड़े बड़े अनफेयर एडवांटेज जो है छोटी छोटी पार्टीज और इंडिपेंडेंट्स के ऊपर इंजॉय करते हैं। कुछ हिस्सों में कंट्री के कैंडिडेट्स जिनका क्रिमिनल कनेक्शन है वो दूसरों को जो है इलेक्टोरल रेस से बाहर निकाल देते हैं और खुद के लिए टिकट सिक्योर कर लेते हैं मेजर पार्टी से। कुछ फैमिलीज डोमिनेट करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, टिकट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं खाली रिलेटिव्स को इन्हीं फैमिलीज के। बहुत कम ऐसा होता है कि इलेक्शंस जो है वो थोड़ी सी या छोटी सी चॉइस छोड़ता है ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए। बड़ी बड़ी जो मेजर पार्टीज होती हैं वो एक दूसरे से काफ़ी हद तक सिमिलर होती हैं पॉलिसीज़ में और प्रैक्टिस में। तो इंसान जो सिटीज़न है उसके पास बहुत कम चॉइस रह जाती है। छोटी पार्टीज या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज सफ़र करना पड़ता है बिगर पार्टीज के मुकाबले। ये चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में ही नहीं बट बहुत सारी एस्टैब्लिश डेमोक्रेसीज जो है उसके अंदर भी। बहुत ही डीपर इश्यूज हैं, मैटर ऑफ कंसर्न है उन लोगों के लिए जो वे डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। इसीलिए सिटीजन, सोशल एक्टिविस्ट और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिमांड कर रही है कि हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में बदलाव लाओ। क्या आप सोच सकते हो कुछ रिफॉर्म्स के बारे में? एक ऑर्डिनरी सिटीजन को क्या फेस करना पड़ता है इस अगर क्या कहते हैं उसे ये चैलेंजेस फेस करना पड़े तो क्या हाल होगा उस ऑर्डिनरी सिटीजन्स का। अब यहाँ आपको कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं इंडियन इलेक्शंस के ऊपर। आपको एक कमेंट करके बताना है कि ये रिफ्लेक्ट करते हैं स्ट्रेंथ या वीकनेस हमारे इलेक्टोरल सिस्टम की। पहला फैक्ट है कि जो 16th लोकसभा है उसमें 12% विमेन मेंबर्स हैं। तो ये क्या शो करता है? वीकनेस, क्योंकि विमेन 50% है पॉपुलेशन की और उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। तो ये एक तरह से लैक ऑफ एडिक्वेट पार्टिसिपेशन दिखाता है। दूसरा है इलेक्शन कमीशन जो है वो रिफ्यूज कर देता है गवर्नमेंट की एडवाइस को एक्सेप्ट करने के लिए कि कब इलेक्शंस जो है कराने चाहिए। ये जो है स्ट्रेंथ दिखाता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है और उसको जो है कहीं पे भी कोई दबाव नहीं पड़ता गवर्नमेंट का। इससे पता चलता है फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं। 16th लोकसभा में 440 मेंबर्स से ज्यादा थे ऐसे जिनके एसेट्स जो है 1 करोड़ से ज्यादा थे। ये दिखाता है वीकनेस क्योंकि इलेक्शंस जो है वो एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं और ज्यादातर रिच कैंडिडेट्स जीतते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी जो कॉमन पीपल के लिए है वो इसको कम करता है। फाइनली आता है अगर इलेक्शन जो है हार जाए तो चीफ मिनिस्टर कहते हैं मैं जो हूं लोगों के जनादेश की रिस्पेक्ट करता हूं। ये स्ट्रेंथ है कि लीडर्स एक्सेप्ट करते हैं इलेक्शन के रिजल्ट्स को बहुत ही पीसफुली, जो कि साइन है एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम का। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर में।